नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अपना एमपी देख रहे हैं आप और अपना एमपी में चंबल में हो रही है खून की दलाली। जी हां, भिंड जिला अस्पताल में खून की दलाली हो रही है, जिसका एक वीडियो सामने आया। यहां पर भर्ती मरीज का जब उसे खून की आवश्यकता पड़ी तो उसके परिजनों को उसके लिए पेमेंट करनी पड़ी। जी हां, ब्लड डोनेट करने वाला कोई परिचित नहीं मिला तो दलाल उसके पीछे लग गए। उसके बाद मरीज के परिजनों ने 3,500 रुपए में खून दिलवाने के लिए सौदा तय किया और बाकायदा 500 रुपए एडवांस भी दिए गए। अब जिला अस्पताल में खून की ये खरीद फरोख्त का एक वीडियो भी सामने आया, जहां सिविल सर्जन ने आरोपी शख्स पर मामला दर्ज करा दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक साल पहले अस्पताल में बतौर आउटसोर्स कर्मचारी काम कर चुका है और ऐसे में देखिए 500 रुपए लेते हुए वो दिखाई दिया है। तस्वीर में वीडियो रिकॉर्ड की गई है और इस वीडियो में 500 रुपए लेकर खून का एडवांस पेमेंट है ये, और इसके बाद 3,000 रुपए और देकर के खून की व्यवस्था की जा रही है मरीज को चढ़ाने के लिए। हमारे पीछे लग गया वो व्यक्ति। उसने पैसे मांगे, उसने कि थोड़ी बहुत मेरे को पैसे दे दो। हाँ, और दे दिए। फिर हम लोग चले गए, मेरे पापा से मांगे। फिर हम लोग बैठ गए वहां पे। फिर उसने कही हमको, छोटू नाम का लड़का था कोई। तो कितने पैसे दिए थे? और 500 रुपए। 500 रुपए दिए थे। हाँ। और कितने मांग रहा था? 6,000 3,000। 3,000। हाँ हाँ, ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने पूरी केस की मालूम किया। तो इस जिस संबंधित को ब्लड दिया गया है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड बिना एक्सचेंज के आप सुने, बिना एक्सचेंज के दे चुके थे ब्लड पहले ही। और जिस आदमी बच्चे लड़के ने पैसे मांगे वो इस बात के मांगे होंगे कि आपको ब्लड मिल गया था उसको, तो उन्होंने कहा सिर्फ पैसे ले लिए जाए। ये जो लड़का भी ब्लड के लिए पैसे लिए वो छोटू नाम से छोटू और सुनील के नाम से उसकी शनाख्त हुई है और उसकी। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में दावा ये किया जा रहा है कि शख्स जो 500 रुपए लेकर एडवांस पेमेंट खून की ले रहा है, उससे 3,500 रुपए में मरीज को खून चढ़ाने के लिए खरीदना पड़ा, और जबकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। खून की खरीद फरोख्त करना गैर कानूनी है और अस्पतालों में अगर आपको 1 यूनिट ब्लड चाहिए तो 1 यूनिट ब्लड आपको डोनेट करना पड़ेगा, और आपके मरीज को जो भी ब्लड ग्रुप चाहिए, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, जो भी ब्लड चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उतना ब्लड दिया जाएगा, लेकिन आपको उतने यूनिट ब्लड देना होगा किसी भी ब्लड ग्रुप का। बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, रवि रमन से, कि आखिर ये जो सब कुछ चल रहा है ये कब से चल रहा है रवि रमन, और इसका जो ये खुलासा आज हुआ है तो क्या ये आज का ही एक मामला है या पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, इस पर अब तक नजर नहीं गई थी किसी की? आशीष, ये मैं आपको बताऊं कि ये भिंड जिला चिकित्सालय जो है वो प्रदेश के अव्वल दर्जे के अस्पतालों में शुमार रहा है। यहाँ कायाकल्प में भी भिंड जिला चिकित्सालय पहले पायदान पर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसके पायदान भी नीचे आ चुके हैं और इसकी जो लचर व्यवस्थाएं हैं वो भी आए दिन सामने आने लगी हैं। चाहे वो मरीजों के साथ लापरवाही करने का मामला हो, ये जो ब्लड की सौदेबाजी का जो मामला है वो अभी हाल ही में नया प्रकाश में आया है। इससे पहले कई खबरें आई थी, लेकिन वो पुष्ट खबरें नहीं थी। कहीं ना कहीं वीडियो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मरीजों के अटेंडरों के द्वारा लगातार आरोप तो लगाए जा रहे थे और इस बात की शिकायतें भी लगातार अस्पताल अधीक्षक को लगातार की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो मरीज का जो वीडियो है वो उसके द्वारा खुद ही बना लिया गया है और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया है। इस गंभीर जो लापरवाही है वो अस्पताल प्रबंधन की आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अस्पताल में इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं अस्पताल से जुड़े हुए कर्मचारी नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति अस्पताल में घूमता रहता है और वो दलाली कर देता है।
और तो कहीं ना कहीं इस बात की जो जिम्मेदारी है वो अस्पताल प्रबंधन की है। वहीं वहाँ मौके पे चौकी भी है, अस्पताल पे चौकी बनी हुई, तो ऐसे लोगों को, संदिग्ध लोगों को चिन्हित करना चाहिए अस्पताल प्रबंधन को। अब ये मामला जो सामने निकल कर आया है, लेकिन अभी भी फिलहाल इस मामले पर कोतवाली थाने में आवेदन दे दिया गया है। अभी टीआई प्रवीण चौहान से मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि अभी इस मामले पर को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, चूंकि इस वीडियो की अभी जांच की जा रही है कि ये वीडियो में जो दिख रहा है, कैसे लेते हुए जो व्यक्ति दिख रहा है, वो बताया तो छोटू जा रहा है, लेकिन है कौन और क्या इसके तार जुड़े हुए थे कि जो इतनी बड़ी सौदा कर दिया है। चूंकि चंबल का और निश्चित रूप से अस्पताल प्रबंधन की क्या इसमें कोई मिली भगत तो नहीं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे रवि। और बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे सीएम और मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात से राज्यपाल को अवगत कराया जाएगा। सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लंबे समय के बाद राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी और राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। और ये मुलाकात काफी लंबे समय के बाद हो रही है। औपचारिक मुलाकात एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल की होनी है। बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात का कोई विशेष ध्येय तय हुआ है या फिर औपचारिक मुलाकात मात्र है ये? देखिए, बिल्कुल आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव काफ़ी लंबे समय बाद आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर यही कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव प्रचार की लगातार व्यवस्थाओं में सीएम भी थे। पिछले एक महीने से जो कैंपेन चल रहा था चुनाव को लेकर, उसकी जो लगातार सक्रियता थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लंबा समय हो गया। निश्चित ही अब क्योंकि चुनाव खत्म हो जाएंगे, कल आखिरी चरण का एमपी में चुनाव है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजना, इनको लेकर, कामकाज को लेकर और बाकी फीडबैक को लेकर, चुनाव को लेकर निश्चित ही अगर राज्यपाल से मुलाकात होगी तो मध्य प्रदेश के आगे के चुनाव को लेकर चर्चाएं खत्म होने के बाद अब किस तरह से योजनाओं पर काम करना है और सरकार का किस तरह का आगे का काम करने का विचार है और किस तरह कामकाज को गति दी जाएगी। बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं, उनको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा यह भी चर्चा निश्चित ही होगी कि अभी तक चुनाव का किस तरह हुआ है और एक कहीं ना कहीं राज्यपाल एक प्रशासनिक पद भी है, तो निश्चित ही सबसे बड़ा तो यही अहम होगा कि चुनाव के बाद अब आगे किस तरह से योजनाओं का संचालन हो, खासकर आदिवासी तबके के बीच की योजनाएं हो, उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा जो बड़ी योजनाएं हैं उनको लेकर बात होगी। तो इसके अभी राजनीतिक मायने से ज्यादा आगे अब कामकाज रूटीन सरकार का किस तरह चलाया जाना है, किस तरह सब योजनाओं को स्पीड देना है, ये सब चीजों पर चर्चा होगी। क्योंकि अब चुनाव प्रचार एमपी में कल से थम जाएगा, तो उसके बाद सरकार का सारा फोकस अब जो गरीबों से जुड़ी योजनाएं हैं और विकास काम है उनको लेकर होगी। तो निश्चित ही राज्यपाल के साथ इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। कुछ और खबरों पर आगे आपसे डिटेल लेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ शैलेंद्र। और मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने एक बड़ा एक्शन लिया। दरअसल पूर्व मंत्री कमल पटेल के खिलाफ एफआईआर होगी। बताया जा रहा है विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भी एफआईआर होगी। दोनों नेताओं ने बच्चे के साथ जाकर वोट डाला था और ये वीडियो सामने आया है जहां दोनों ही नेताओं के साथ बच्चे नजर आ रहे हैं, जिसमें आरिफ मसूद और कमल पटेल, इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी जो कि बच्चों के साथ जाकर वोट डालकर आए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग अब बड़ी कार्रवाई करेगा। क्या कुछ कार्रवाई इसमें होगी, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे शैलेंद्र चौहान, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, आरिफ मसूद और कमल पटेल के खिलाफ एफआईआर कराए जाने की तैयारी में चुनाव आयोग है। कब तक ये मामला दर्ज होगा और क्या डिटेल्स है इसके बारे में? देखिए, जैसे ही चुनाव आयोग ने ये तस्वीरें वायरल हुई जब सोशल मीडिया पर, और चुनाव आयोग के पास शिकायतें पहुंची कि पूर्व मंत्री कमल पटेल जिन्होंने हरदा में जब वोट डाला तो उनके साथ कोई एक बच्चा था। इसी तरह भोपाल में जब आरिफ मसूद जो विधायक है उन्होंने वोट डाला तो उनके साथ भी एक बच्चा था। तो कहीं ना कहीं जो नियम है उसके अनुसार ये जो गोपनीयता होती निर्वाचन की या चुनाव वोट डालते समय, वो भंग हुई है। इसी की शिकायत की गई थी विपक्षियों द्वारा और उसके बाद सोशल मीडिया पर जब ये लगातार वायरल
वायरल हुआ उस फिर चुनाव आयोग ने इसको जांच में लिया और अब आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जब कमल पटेल और आरिफ मसूद पर कार्रवाई की बात उठी तो उन्होंने कहा कि हाँ, इनके खिलाफ एक्शन ली जा रही है। तो निश्चित ही यह मामला एफआईआर का बनता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि भोपाल में ही जब एक विनय मेहर है जिन्होंने वोट डाला था, अपने बच्चे के साथ ईवीएम दिखाई थी, किसे वोट दिया, तो गोपनीयता भंग होने के कारण उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की गई। तो इसी तरह ये दोनों मामले भी विधायक और पूर्व मंत्री के उसी तरह के हैं। तो निर्वाचन आयोग ने आज एक्शन लेने के लिए ये साफ कर दिया है कि कार्रवाई होगी और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। तो इसमें एफआईआर का प्रावधान लगभग बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा और भी ऐसे मामले जो प्रदेश के, अगर ये भी कहा गया है कि सामने आते हैं, कोई भी अगर बूथ के अंदर वोट डालने के समय अपनी फोटो या वीडियो कोई वायरल करता तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश हैं और इससे सभी मामलों में जो चुनाव आयोग है वो कार्रवाई करेगा और उसके खिलाफ एफआईआर होगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। कल मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और आज सुबह से पोलिंग पार्टीज के रवाना होने का सिलसिला जारी है। चुनावी सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही है। चौथे चरण में 8000 मतदान केंद्रों पर 1,63,70,654 मतदाता मतदान करेंगे। 74 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 59 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला होना है। 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव में उतरे ये जिनकी किस्मत का फैसला कल जनता जनार्दन करेगी। और आज की तैयारियों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा दें, उज्जैन, सीहोर, शाजापुर, बुरहानपुर, रतलाम, खरगोन से ये तस्वीरें हैं और जहां पर पोलिंग पार्टीज को उनकी चुनाव संबंधी आवश्यक सामग्री देकर उन्हें रवाना किया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट मशीन और अंगुली पर लगाई जाने वाली स्याही और उसके साथ जो भी अन्य साजो सामान की आवश्यकता होती है वो, और साथ साथ मेडिकल किट्स भी ज़्यादातर क्षेत्रों में दी जा रही है, जिससे कि जो भीषण गर्मी पड़ रही है इस वक्त, उस गर्मी से राहत के लिए ये काम में आ सकें। खरगोन से आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त। आशुतोष, आज की तैयारियों की यदि बात करें तो क्या पोलिंग पार्टीज के रवानगी का काम खत्म हो गया है या भी कुछ और समय इसमें लग सकता है? किस तरह की तस्वीरें आज दिखाई दी? पोलिंग पार्टियां सभी अपनी खरगोन जिले के जो लोकसभा है 1548 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसमें 4 खरगोन जिले के लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र है और 2 खंडवा लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा बड़वा और भीकनगांव थे। यहाँ पे सभी पोलिंग पार्टी रवाना हो गई, मतदान केंद्रों पहुंच गई। खरगोन शहर में जो मतदान केंद्र क्रमांक, जहाँ अभी मैं टाउन हॉल में खड़ा हुआ हूँ, 120 है, यहाँ पर भी मतदान दल पहुंचा था और मतदान दल पहुंचने पर निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जो नगर पालिका की टीम है उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से हमारी बातचीत हुई थी, सुबह 5 बजे से ही चुनाव सामग्री का वितरण और ईवीएम का वितरण शुरू हो गया था और ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। सभी दल वाहन थे जिसमें जीपीएस भी लगा हुआ, वाहनों से 1548 मतदान केंद्र वहां के लिए सामग्रियां रवाना कर दी गई है और जो शहर के खरगोन शहर के जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदान दल पहुंच भी गए। उनका निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वागत भी हुआ है और कलेक्टर ने कहा है कि भीषण जो गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए 177 जो सेक्टर अधिकारी बनाए गए थे, सेक्टर अधिकारियों के साथ साथ मेडिकल किट के साथ साथ एक डॉक्टर को भी नियुक्त किया गया है। हालांकि मौसम अभी थोड़ा खुशनुमा है, जो भीषण तापमान लगातार 40 डिग्री के आसपास चल रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आई है और जो मौसम विभाग की भी ऐसी घोषणा है कि बारिश हो सकती है या मौसम बदल सकता है, उसके चलते हुए प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां करने की पुख्ता इंतजाम किए गए। पीने के पानी की व्यवस्था हो या मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था सभी की गई है। मतदान दल के जो लोग यहाँ पर मतदान केंद्र पहुंचे, मैं अभी 120 का मतदान केंद्र क्रमांक खरगोन पहुंचा हूँ। आपका ऐतिहासिक स्वागत हुआ, आप मतदान कराने यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी हो रही है कि जैसे हमारा स्वागत किया गया, हमें यहाँ किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, सारी सुविधाएं आपको प्रदान की गई। जैसे भीषण गर्मी है, इसको क्या ध्यान रख के क्या क्या व्यवस्था की गई? हमारे यहाँ पंखे की व्यवस्था है, एसी रूम है, तो गर्मी की तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे अच्छे से व्यवस्था की गई, हम आराम से चुनाव करवा सकते हैं। नारियल पानी भी दिया गया था? नारियल पानी दिया गया, बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। हमारी टीम वरना हम बहुत खुश है और बहुत ही दिल से
यहाँ के समस्त कर्मचारियों का हम आभार बिल्कुल आवश्यकता है। आपके पास फिर लौटेंगे। अब सुनील हचौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त शाजापुर से हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सुनील, क्या तैयारियां हैं? आज सुबह से ही पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है, सभी की तैयारियों के बारे में क्या डिटेल्स हैं? क्या ये काम संपन्न हो गया या अभी कुछ और समय लग सकता है? देखिए, सुबह से ही 6 बजे रिपोर्टिंग का टाइम था और तमाम मतदान कल की जो कर्मी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे जिला मुख्यालय पर। उसके बाद जो है तमाम पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना कर दिया गया है और सभी लोग अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। इस बार एक अनोखी तस्वीर ये भी देखने को मिली कि जो भी मतदान दल अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे तो कई मतदान केंद्रों पर इन मतदान कर्मियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। कई जगह फूल मालाएं पहनाई गई तो कई जगह इनकी आरती तक उतारी गई। ये पूरी प्रक्रिया इसलिए थी कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है, जो वोट का दिन, एक आम चुनाव है, उसको सफल करने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं मतदान दल कर्मियों की होती है, जो कि अथक मेहनत करते हैं और लगभग 24 घंटे से ज्यादा वक्त पहले वो मतदान केंद्रों पर पहुंच जाते हैं और फिर कल सुबह से ये तमाम जो लोग हैं ये मतदान को संपन्न करवाएंगे। शाजापुर जिले की बात करूं तो शाजापुर जिले में शाजापुर देवास लोकसभा के कुल 836 मतदान केंद्र है, जहां पर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। कलेक्टर, एसपी सहित तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने आश्वस्त किया है कि मतदान केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। गर्मी के मद्देनजर छाया की व्यवस्था की गई, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो मतदान कर्मी हैं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए भी कई जगह स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है कि अगर कहीं से मतदान कर्मी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वहां पर भी रिजर्व दल जो है वो लगातार जो है तैनात किया गया है। इसके अलावा 85 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जो कि लगातार क्षेत्र में भ्रमण करके अपने अपने सेक्टर में मतदान निर्बाध रूप से चालू रहे इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। कलेक्टर रिजू बाफना, एसपी यशपाल सिंह राजपूत समेत तमाम प्रशासनिक मशीनरी लगातार इस बात बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए ये आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। शाजापुर में चौथे चरण में मतदान कराने पहुंचे मतदान दल कर्मचारियों का शानदार स्वागत हुआ। मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मचारियों को माला पहनाकर आरती उतारकर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि चौथे चरण की पोलिंग 8 लोकसभा सीटों पर होनी है, जिसमें देवास की शाजापुर भी शामिल है। और मंदसौर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाले मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान सामग्री लेकर मतदान दल रवाना हो रहे हैं। मंदसौर में 1137 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और 10 लाख मतदाता वोटिंग में हिस्सा लेंगे। लगभग आधे मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमराज से नजर रखी जा रही है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मंदसौर संसदीय क्षेत्र से मतदान दल रवाना हो रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव। उनसे पूछते हैं, सर कितने मतदान दल है पूरे मंदसौर जिले में? इस बार जो है पूरे संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 18,92,012 मतदाता है। इसमें मंदसौर जिले की किस तरह की व्यवस्था रहेगी? कितने मतदान दल यहाँ से रवाना हो रहे हैं? मंदसौर जिले में 1137 मतदान केंद्र हैं। 3 जगह से डिस्पैच किया जा रहा है, मंदसौर, गरोट और सुवासरा। सभी जगह पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। स्ट्रांग रूम सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो गए थे हमारे खोलने, चारों जगह के। खोलने के बाद में सभी मतदान कर्मी आ भी गए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था है, पूरी है, सामग्री चेक हो। और खबर रीवा से, जहां थाना प्रभारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल चाक घाट थाना प्रभारी ने फरियादी को धमकाया और फरियादी को धमकाते हुए एक ऑडियो सामने आया है। फरियादी ने नेता होने की बात कही तो टीआई ने धमका डाला। पहले भी टीआई के कुछ वीडियोस वायरल हो चुके हैं। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी सुन ले तू, अब अच्छे से रिकॉर्ड भी कर ले, है ना? मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी सुन ले तू, अब अच्छे से रिकॉर्ड भी कर ले, है ना? मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। उस मामले में जो फरियादी है वो अभी मेरे कार्यालय भी आया था। उसने अपनी व्यथा बताई है। कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के, उनके पारिवारिक इश्यूज को लेकर के उनमें वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। और जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं तो इस मामले को देखा जाएगा, इसकी तस्दीक की जाएगी कि उस मामले में किसकी बातचीत चल रही है और क्या हो रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उस मामले में जो
और हरीश द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हरीश, ये पहले भी थाना प्रभारी का एक वीडियो सामने आया था जहां पर वो काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रही थी और इस ऑडियो में भी काफ़ी अग्रेसिव आवाज़ है उनकी। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से ये चाकघाट थाना प्रभारी उषा सिंह सोनवंशी हैं, ये लगातार चर्चा में बनी हुई हैं, क्योंकि इनका एक पहले भी वीडियो वायरल हुआ था जो काफी सुर्खियों में आई थी। इसके बाद फिर जब वो बच्चा बोरवेल में गिरा था उस समय भी कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को धमकाते नजर आई थी। और इसके बाद ये तीसरा इनका वो है जो वाकया है जब ये ऑडियो निकलकर सामने आया। तो जाहिर तौर पर इनका जो मिजाज है इस तरीके से धमकाने चमकाने का चलता रहता है। हालांकि इन्होंने नेताओं से लेकर तमाम लोगों को धमकाया चमकाया है, लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जो होनी चाहिए वो अभी अफसर जो है तो जरूरत नहीं उठा पा रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें। हालांकि इस पूरे वाकया में जो पूरा मामला आया है, इसमें ऑडियो जो वायरल हुआ है वो पारिवारिक कलह से एक व्यक्ति पीड़ित था जो अपने परिवारजनों के खिलाफ शिकायत करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने उनको समझाइश दी, लेकिन समझाइश के बाद जब वो नहीं माना, फोन से बातचीत की और दबाव बनाया। बहुत शुक्रिया हरीश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। उज्जैन के महामंडलेश्वर पद से निष्कासित मंदाकिनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जयपुर के एक बिजनेसमैन ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक मंदाकिनी ने व्यापारी के उसके कंपनी से हर्बल जूस मंगवाकर उस पर अपना फोटो लगाकर मार्केट में बेचना चाहा था, लेकिन जब मार्केट में जूस नहीं बिका तो न व्यापारी को पैसे ही दिए और न ही माल वापस किया। अब व्यापारी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से इसकी शिकायत की है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।